वी वर डिस्कसिंग इम्पेयरमेंट लॉस, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने समझ लिया कि इम्पेयरमेंट लॉस कोई हादसा नहीं, कोई झटका नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है. इट इज सिंपली व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट किसको हमने कहा, उसके पीछे भी कोई डेफिनेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसकी कैलकुलेशंस को थ्योरी में लिख दो. इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज. फिर जब हमसे फेयर वैल्यू पूछे तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन IFRS 13 ने वाजे की है. इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट. व्हाट इज वैल्यू इन यूज? It is discounted present value of estimated cash flows from continuing use of an asset and its ultimate disposal. इन दोनों में से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज में से जो भी बड़ा होगा उसको ताज पहनाया जाएगा रिकवरेबल अमाउंट का. फिर देखा जाएगा कि रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो पीछे चले जाओ, इसके गेन की बात आप नहीं करना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ यह था कि कहीं एसेट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्ड ना हो. मैं मिसाल के तौर पे एक पुलिस, सिंध पुलिस, सिंपल पुलिस आपकी गाड़ी की तलाशी लेती है तो वो इस इंटेंशन से लेगी कि इसके पास कोई असलहा या गैर कानूनी चीजें ना हो. अगर वो आपसे लाइसेंस मांग ले और वो आपको बोले सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया, तो आप उसको बोलेंगे भाई आप अपने डोमेन में काम करो, आप ट्रैफिक पुलिस बनने की कोशिश नहीं करो, आप इस चीज का चालान नहीं काट सकते, बिकॉज इस कानून पे अमल करवाना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है. लिहाजा आपको मेरी गाड़ी से कुछ अनाप शनाप नहीं मिला, आप खत्म करें इस मसले को. आप लाइसेंस क्यों चेक करें मेरा, आप सीट बेल्ट ना पहनने पे क्यों बात करें मुझसे. यूं IAS 16 का दायरा अख्तियार है, स्कोप है, वो ये देखने आया था, उसका मकसद है कि एसेट कहीं रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्ड ना हो. नहीं है IAS 16 यूं गायब हो जाएगा जैसे कभी आया ही नहीं था. अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा निकली और एसेट की हैसियत कम है तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का भेजा हुआ नुमाइंदा कहेगा कि भाई इसको गिराओ, और किस नाम से गिराओगे उस लॉस का नाम इंपेयरमेंट लॉस है, जो कि IAS 16 ने भी परमिट किया था कि आप एसेट को कॉस्ट पे रखेंगे, अब तक उसकी जितनी डेप्रिसिएशन हुई है अक्यूमुलेटेड वो उसमें से माइनस करेंगे, और अब तक एसेट जिंदगी में जितनी बार भी इंपेयर हुआ है अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट वो भी आप इसमें से माइनस करेंगे. अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट वैसी नहीं है रिवैल्यूएशन जैसी. रिवैल्यूएशन में क्या होता था कि जब भी एसेट रिवैल्यू होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जीरो कर दिया जाएगा. यहां पे ऐसा सीन नहीं करना, एसेट को रहने देना अपनी कॉस्ट पे, एसेट को रहने देना माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, आप एक इजाफी चार्ज माइनस कर देना जिसका नाम होगा अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस. तो ऐसा नहीं करना कि हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जीरो कर दिया और एसेट की कॉस्ट को उठा के उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आ गए. नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिवैल्यूएशन. ये चीज हमने वाजे देखी थी कि हर साल हर एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है. What is required is कि आपने एटलीस्ट एनुअली इंडिकेशंस देखनी है. There were 4 external indications and 3 internal indications. एक्सटर्नल में कौन कौन सी थी, मेरी तरफ देख के बताओगे, रजिस्टर में नहीं देखो. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नंबर 1, राइट. नेगेटिव चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, मार्केट एंड लॉस. ओके, 2 हो गए. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज less than the carrying value of net assets, right. चौथा, market values decline. पहली ये थी कि market values decline. fair. And internal indications में क्या पढ़ा था? physical damage or obsolescence, asset is idle or part of restructuring. तीसरा, worse performance than expected. राइट, ओके. अब हम आगे चलते हैं. IAS 36 की पहली रिक्वायरमेंट यह है
कि एक इंडिविजुअल एसेट उठाओ और इसकी रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करवाओ। रिकवरेबल अमाउंट मतलब हायर ऑफ। हाँ, एक एक्सेप्शन मैंने आपको जरूर दी थी कि अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं कि भाई इंडिविजुअल एसेट, मिसाल एक प्रॉपर्टी है, कैरिंग वैल्यू तो सबकी पता होती है क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्टैंडर्ड है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, कैरिंग वैल्यू तो सबकी मालूम हो जाएगी क्योंकि वो बुकिश वैल्यू है। लेकिन मार्केट वैल्यू सबकी पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। मिसाल कोई ऐसा एसेट है जो यूनिक है, पूरे पाकिस्तान में आप ही के पास है या गिने चुने 2-3 है, अगर करोला की वैल्यू मालूम करनी हो ऐसे पता चल जाएगी क्योंकि हम बोलेंगे हर दूसरे बंदे के पास GLI, XLI, ग्रैंडी है तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी यूनिक कार आपके पास है जो पाकिस्तान में बड़ी रेयर है तो उसकी मार्केट कैसे डेवलप होगी? देखो, मार्केट डेवलप होती है आखिरी सौदा कितने में हुआ है। मार्केट का पता कैसे चलता है? सौदा कितने में हुआ है। तो अगर मेरे बराबर वाला फ्लैट इतने में बिका तो पता चल गया कि मेरे बिल्डिंग में फ्लैट की वैल्यू ये चल रही है। अगर मेरे बराबर वाला बंगलो इतने कीमत में बिका है, प्लॉट इतने में बिका है, तो अंदाजा हो जाएगा कि मेरे प्लॉट की भी इतनी वैल्यू है या मेरे बंगलों की भी इतनी वैल्यू है। सौदा हो तो पता चले ना। अगर है ही गिने चुने, सौदा कहां से होगा? सौदा होता है वॉल्यूम से। इसलिए हम बोलते हैं करोला कैश है। मार्केट में जाओगे ना, बोलेंगे करोला कैश है। जब भी चाहिए ना बेच के पैसे निकाल, जैसे बैंक में पैसे रखे हुए हैं, जब भी पैसे चाहिए बेचोगे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सिविक या सुजुकी की गाड़ी खरीदोगे, सुजुकी में अभी जो एल्टो और कल्टस है वो भी कैश की तरह चल रही है, लेकिन अगर आपने सिविक खरीद ली तो उसकी रीसेल स्लो है। अगर आपने कोई चाइनीज ब्रांड खरीद लिया उसकी रीसेल स्लो है। लेकिन करोला कैश है बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास है और हर शोरूम ही नहीं कहलाएगा जब तक उसके पास करोला ना खड़ी हो। तो अगर किसी को XLI, GLI चाहिए होगी, बोला मिल जाएगी आराम से। अभी पार्टी को फोन करता हूं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। इतनी गाड़ियां हैं, जिस तरह अभी एल्टो 660 ख्वार कर दिया, इतनी गाड़ी बिक गई मार्केट में कि हर बराबर से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी एल्टो 660 होती है। फ्यूल एफिशिएंट है। हु केयर्स अबाउट द सेफ्टी? हाँ, सब कहते हैं डब्बा है, डब्बा है। हाँ, लिफाफा है, उठा के साइड में कर दो, खैर हो गई। अच्छा, अगर यू हैव गॉट अ प्रॉपर्टी, कैरिंग वैल्यू तो पता है, चाहे रिवोल्यूशन मॉडल से हो चाहे कॉस्ट मॉडल से हो। मैं कहता हूं यार इसका मुझे रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करके दो क्योंकि इंडिकेशन है, सिम्टम है। सही है, सिम्टम है। मार्केट वैल्यूज गिरी हुई है प्रॉपर्टी की, तो मुझे शक हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी इंपेयर है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डिटरमिन करेंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लाके उसकी वैल्यू इन यूज डिटरमिन करेंगे। हम लाके रखेंगे भाई ये लो। अगर आप किसी मशीन की बात करते हैं तो उस मशीन की कैरिंग वैल्यू तो पता होगी, और जब इंपेयरमेंट टेस्ट का नाम आएगा तो आप पर्टिकुलरली उस ही मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डिटरमिन करेंगे और उसी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे कि वो मशीन कितने इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकती है, कितने कैश फ्लोज जनरेट कर सकती है। दैट इज वेरी ऑब्वियस, यही होगा। लेकिन गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसका रिकवरेबल अमाउंट सेपरेटली इंडिविजुअली डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गुडविल कभी भी सेपरेबल नहीं हो सकती। रिकॉल, व्हाट इज गुडविल? इट इज द एक्सेस ऑफ कंसीडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जब अक्वायरर पेरेंट बनना चाहता है, जब इन्वेस्टर कंट्रोल हासिल करना चाहता है इन्वेस्टी कंपनी का, तो उसके शेयर्स खरीदने के पीछे वो जो कंसीडरेशन देता है, चाहे वो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो डेफर्ड हो, चाहे वो कंटिंजेंट हो, चाहे बॉन्ड्स हो, कुछ भी दिया, IFRS 3 ने सब वाजे कर दिया कि कौन सी कंसीडरेशन को किस वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। अगर आपने 100% शेयर्स नहीं खरीदे तो बकिया हिस्सा कहलाएगा NCI,
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. इफ यू हैव पेड कंसिडरेशन फॉर द 80% पार्ट, रिमेनिंग 20% इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसको भी रिवैल्यू करो. तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये हो गई 100% फेयर वैल्यू. और रखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, कि सब्सिडरी के पास जो नेट एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उनकी फेयर वैल्यू क्या है. और अगर आपने नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू से भी ज्यादा कंसिडरेशन दी है तो जो ऊपर का अमाउंट है वो गुडविल है. और इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड कभी की ही नहीं जा सकती, और गुडविल होती है तो हमेशा सब्सिडरी की होती है. लेकिन सब्सिडरी उसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इंटरनली जनरेटेड हो जाएगी. और पेरेंट उसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में गुडविल नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि वो तो सब्सिडरी की है. लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, गुडविल सिर्फ वहां पे रिपोर्ट होती है. अब गुडविल की कैरिंग वैल्यू कैसे डिटरमिन हुई? ये IFRS 3 ने बताया. द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. कैरिंग वैल्यू मैंने कहा ना, टेंशन ही नहीं है, ऐसे निकल आएगी, क्योंकि हर स्टैंडर्ड मुझे बता रहा है कि कौन सा एसेट कैसे वैल्यू किया जाएगा. रिकॉर्ड कर लिया गुडविल को. अब गुडविल की कैरिंग वैल्यू तो पता है. फिर मजे की बात, 3 बच्चे और बूढ़े ऐसे जिसमें इंडिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. बोलो कौन कौन से? इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज. मेरा कंसर्न आपके दूसरे पे, वैसे तीसरे पे है, गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. यानी इसको मैंने हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, चाहे कोई इंडिकेशन ना भी हो. मैंने कहा टेंशन ही नहीं है. कैरिंग वैल्यू तो पता है. क्या है कैरिंग वैल्यू? एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. और गुडविल देखो रोज रोज नहीं निकाली जाती. गुडविल जिंदगी में एक ही बार कैलकुलेट होती है, जिस दिन कंट्रोल पकड़ा जाता है. गुडविल रीवैल्यू सवाल ही नहीं पैदा होता कभी हो सके. और अमोटाइज भी नहीं होती गुडविल. गुडविल तो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है जो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे होती है. तो जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को अक्वायर किया, उस दिन के हिसाब से जो एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे किया, वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में गुडविल बन गई. अब ये गुडविल ऊपर तो नहीं जा सकती जब तक हम इसको बेच ना दें. अगर बेच दिया तो फिर हमारी गुडविल होगी ही नहीं, फिर तो किसी और की चली जाएगी. बहरहाल ये गुडविल की कैरिंग वैल्यू है. और कहता है कि हर शाम, हर ईयर एंड पे आपने इसकी इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है. और इंपेयरमेंट टेस्ट का नाम सुनते ही कोई बाजू आगे नहीं कर देना कि निकालो मेरा खून. जैसे ही लफ्ज इस्तेमाल हो इंपेयरमेंट टेस्ट का, तो आपने डिटरमिन करना है उसका रिकवरेबल अमाउंट. और रिकवरेबल अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज. गुडविल की फेयर वैल्यू यानी कोई आइडेंटिकल एसेट है. ऐसे एसेट्स बिकते रहते हैं क्या मार्केट में? मार्केट वैल्यू हमेशा उन एसेट्स की होती है जिसके मिलते जुलते एसेट्स, आइडेंटिकल एसेट्स मार्केट में खरीदो फरोख्त होते रहते हैं. मिसाल गंदम है, मिसाल कॉटन है, मिसाल गाड़ियां हैं, मिसाल प्रॉपर्टीज है, मिसाल गोल्ड है, मिसाल करेंसी है, मिसाल शेयर्स है. ये आइडेंटिकल है. अकेला मेरे पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे लोगों के पास है, लिहाजा सौदा होता रहता है. फ्लैट कोई कुल कायनात में मेरे पास है क्या? बहुत सारे लोगों के पास मेरी बिल्डिंग में फ्लैट्स है, 100 फ्लैट्स है हमारे अपार्टमेंट के अंदर. तो सौदे होते रहते हैं. कभी किसी पार्टी को माइग्रेट करना होता है, कभी किसी को किराए पे देना होता है. अगर आइडेंटिकल एक जैसे एसेट्स हैं तो उनकी फेयर वैल्यू हो सकती है. लेकिन अगर कोई यूनिक एसेट है, उसकी फेयर वैल्यू नहीं हो सकती. कोहिनूर की कीमत क्या होगी? हम मांग रहे हैं ना इंडिया वाले वापस. बोला जिस क्वीन के ताज में था वो तो मर गई, लाओ हमारा हीरा वापस. डिस्प्यूट है ना कोहिनूर के ऊपर. लेकिन कोहिनूर की कीमत क्या होगी? वो तो खरीदने वाला देगा. तो कंपनी की गुडविल क्या होगी? वो तो कदरदान जाने, खरीदने वाला देगा.
लेकिन हर एरा गैरा नहीं बता सकता कि इसकी गुडविल कितनी है, बिकॉज ये गुडविल यूनिक है और मेरी कंपनी की गुडविल अलग होगी, किसी और सब्सिडरी की गुडविल अलग होगी, किसी तीसरी कंपनी की गुडविल अलग होगी। तो हर गुडविल गुडविल जैसी तो नहीं, गाड़ी थोड़ी है, कोई टमाटर थोड़ी है। अब फेयर वैल्यू तो मैंने कहा जानी क्या बात कर रहा है, फेयर वैल्यू तो डिटरमिन नहीं हो सकती। तो IAS 36 ने कहा कि बड़ी टेंशन क्यों ले रहा है। मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो तो उसकी वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया, दे ताली। तो हमने कहा ये क्या बात करो, अब गुडविल से कैश फ्लोस, गुडविल से कैश फ्लोस कौन से कमाए जाते, कोई मशीन थोड़ी की यूनिट बना रहे। तो IAS 36 को भी बात समझ में है कि भाई का मूड नहीं है इंपेयर करने का। अब एक ऐसा एसेट मेरे सामने आ गया जिसकी इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है। ना मैं गुडविल की फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं, दलाल में पेश कर चुका जज साहब, और ना मैं गुडविल का रिकवर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज गुडविल से कोई कैश थोड़ी आता है, कोई ATM थोड़ी है पैसे निकाल रहा हूं, कोई मशीन थोड़ी है कि यूनिट बना रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है कि किराया कमा रहा हूं। ये तो मोहब्बत में पैसे दिए हैं। अब ना आप उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ना आप उसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो करूं क्या। IAS 36 ने कहा कि चैप्टर 2 रिकवरेबल अमाउंट शुड बी डिटरमिन्ड फॉर इंडिविजुअल एसेट। तो मैंने कहा हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। तो उसने बोला इफ पॉसिबल, अगर कर सको तो। सो इफ यू आर डिटर्मिनिंग इम्पेयरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, फॉर अ फिक्सचर, फॉर अ फर्नीचर, फॉर अ प्रॉपर्टी, फॉर अ व्हीकल, तो अलग ही करना, बिकॉज एक इंडिविजुअल जनरेटर की मे बी फेयर वैल्यू निकाली जा सके, एक इंडिविजुअल जनरेटर से कितने कॉस्ट सेविंग होगी मे बी उसकी वैल्यू इन यूज भी निकाली जा सके। एक सोलर सिस्टम से वापडा का कितना बिल बचता है, कितनी कॉस्ट सेविंग्स होती हैं, ये कैलकुलेट की जा सकती है, लिहाजा उसकी वैल्यू इन यूज निकाली जा सकती है। और अभी सोलर प्लेट कितने की है, इन्वर्टर कितने का है, बैटरी कितने की है, पता चल सकता है कि मैंने जब लगवाया था तब 12,000 रुपए की प्लेट थी, अब 36,000 रुपए की प्लेट होगी। फेयर एनफ, पता चल सकता है। IAS 36 ने कहीं भी ये टॉपिक नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि हम पकड़ चुके हैं कि तुम पता है कि ताने किसको दे रहे हो, होता ना कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल लोग ना ऐसे करते, तो पता है लोग कौन है, तुम कौन से लोगों की बात कर रहे हो, स्टेटस तुमने किसके लिए लगाया, मुझे सब पता है ना। आजकल खानदान में स्टोरीज पे और स्टेटस पे झगड़े होते हैं। पहले तो कोई आता था तो उल्टी सीधी बात करके चला जाता था, फिर आग जल जाती थी घर में कि आया ऐसे ऐसे बोल के चला गया, मैंने भी हल्का नहीं किया, ऐसे ऐसे सुना दी, आईना आएगा नहीं मेरे घर पे। लेकिन अब स्टेटस पे झगड़े। अच्छा, तो हुआ यूं कि IAS 36 ने कहीं नाम नहीं लिया कि मैं गुडविल की इंपेयरमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, उसने ये लिखा कि इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना चाहिए अगर मुमकिन हो, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपने क्या करना है, एक CGU बनाना है। किसका CGU? दैट एसेट्स CGU। व्हाट इज CGU? मैं इसको थोड़ा सादा तरीके से समझाता हूं। आपने बचपन में पढ़ा था, एक होता है कॉस्ट सेंटर, उसका मैनेजर ना बेचारा नन्ना सा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ खर्चे की जिम्मेदारी पकड़ सकता है, वो रेवेन्यू कमाना, प्रॉफिट कमाना, उसको कुछ नहीं पता होता। एक होता है रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर, वो सिर्फ पैसे कमाना जानता है, खर्चा भी नहीं करना आता, उसके अथॉरिटी में नहीं है, लिहाजा वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस हम उसको नहीं थोप सकते कि ये क्या किया, मटेरियल इतना लगना चाहिए था, इतना लगा दिया। बोला ब्रो मैंने थोड़ी लगाया, मैं तो फैक्ट्री वाले ने लगाया, मैं तो सेल कर रहा हूं, हाँ भाई चले चले। अब वो तो बेच रहा है, उसने बनाया थोड़ी है। तो मैं कहा चल ठीक है हट जा। तीसरा आ गया थोड़ा और बड़ा, उसको हमने कहा प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर है, यानी जिस डिपार्टमेंट या जिस डिवीजन के ऊपर मैंने तुझे बिठाया है
उसके रेवेन्यूज कमाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी और उसके खर्चे करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा के देना है। यानी अब ये खुद मुख्तार है, अब ये ऑटोक्रेट है, सॉरी इनफैक्ट डेमोक्रेट है। इसको हमने छोड़ दिया, भाई तुम खुद मुख्तार हो, आजाद हो, आप खुद अपने फैसले खुद ही ले सकते हो। लिहाजा रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, खर्चे को कैसे कम करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, ये बात बात में ना मुझे नहीं फोन किया कर, खुद ही निपटा ले। जिस तरह पीटीसीएल की पहले कोई कंप्लेन होती थी ना, छोटी छोटी बात इस्लामाबाद जाती थी, तो बिल गलत आ गया, इतना तो मैंने नेट ही नहीं चलाया, तुमने इतना बिल भेज दिया, बोले तुम कंप्लेन लिख के तो मैं इस्लामाबाद भेजता हूं। अब इस्लामाबाद से कब आएगी? फिर हमने बना दिए आरओस, रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठा दिए। अब आप किसी भी एक्सचेंज पे जाओगे तो वहां पे आरओ साहब बैठे होंगे, आप उनके पास बिल लेके जाएंगे, भाई मैंने इंटरनेट चलाई नहीं है, लगातार कंप्लेंट कर रहा हूं 16 दिनों से कि मेरा नेट बंद है, नेट बंद है, तुमने पूरे महीने का बिल भेज दिया। तो क्या करेगा वो? एकदम से डीएसएल डिपार्टमेंट को कॉल करेगा और बोलेगा इसके बाइट्स चेक करो। वो चेक करेंगे, देखेंगे सर पिंग नहीं आ रही है, इन 16 दिन में वाकई में इसका एक भी बाइट कंज्यूम नहीं हुआ, लिहाजा इस बात से वेरीफाई हो रहा है कि इसके घर पे नेट नहीं चल रहा था। तो वो उसी टाइम बिल एडजस्ट करके बोलेगा बाकी ये जमा करवा दो। ऑटोनॉमस 18th अमेंडमेंट सुना है ना, न्यूज में झगड़ा सुना होगा, 18वीं तरमीम। आसिफ अली जरदारी व्हेन यूज्ड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने 18वीं तरमीम पास की। 18वीं तरमीम में क्या किया? सूबाई खुदमुख्तारी कर दी गई। कहा कि हर एक प्रोविंस अपना रेवेन्यू खुद कमाएगा और अपनी स्पेंडिंग खुद ही करेगा। और जब इमरान खान साहब आए, बोला कि पाकिस्तान को ठीक कर दूंगा, पता चला कि ये तो ना हेल्थ मेरे अंडर में, ना एजुकेशन मेरे अंडर में। तो हमने बोला भाई कुछ तो करो, तो बोला मैं क्या करूं, अब मुझे मुल्क ना दो, मुझे सूबे दे दो सारे। बिकॉज सूबाई खुदमुख्तारी के बाद हर एक चीफ मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो अपने प्रोविंस से टैक्स खुद कलेक्ट कर सकता है और अपने प्रोविंस पे स्पेंडिंग खुद कर सकता है। लिहाजा वो मना कर रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, यहां हेल्थ क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास थी, उसने लॉकडाउन लगा दिया। फिर चले बाद में हमने एनसीओसी करके बनाया और कहा कि भाई सारे मुल्क में एक ही चीज होनी चाहिए। आगे सब चलते हैं। सीजीयू का मकसद है कि या तो मिनिमम वो प्रॉफिट सेंटर हो या उससे भी बड़ा आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर रेवेन्यू की डिसीजंस भी खुद ही लेगा, कॉस्ट की डिसीजंस भी खुद ही लेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिसीजंस भी खुद ही लेगा। तो सीजीयू किसको कहा जाएगा? दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स। यू कैन अज्यूम अ डिवीजन, या अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, दिस इज अ सब्सिडरी, दिस इज अ सब्सिडरी। सब्सिडरी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, कंट्रोल हमारा होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो अपने फैसले खुद लेती है, अपना रेवेन्यू खुद कमाती है, अपना खर्चा खुद करती है, अपना खाना खुद गर्म करता है, सारे काम खुद ही। सो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स that generates cash inflows and those cash flows are largely independent of cash inflows of other assets or group of assets। यानी वो हेड ऑफिस या वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हेड ऑफिस या कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने कैश फ्लोज खुद कमाता है। सो शुड एट लीस्ट बी अ प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। हमने क्या करना है? पता चला कि हमारी एक सब्सिडरी है या हमारी एक डिवीजन है, उस डिवीजन के पास गुडविल है, उस सब्सिडरी की गुडविल है। तो आईएएस 36 ने कहा कि भाई इंडिविजुअल इंडिविजुअल, हमने कहा सर गुडविल, तो उसने कहा अच्छा गुडविल है तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्योंकि इंडिविजुअली डिटरमिन नहीं की जा सकती, तो आप पूरा सीजीयू बनाओ और उस पूरे सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्ट करो। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि हमारी कंपनी के पास, पाकिस्तान लिमिटेड के पास
एक सब्सिडरी है एंड दैट सब्सिडरी इज बेसिकली से फॉर इंस्टेंस होली ओन्ड है, एंड दैट इज सरगोधा लिमिटेड। हमने देखा कि इस सरगोधा के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स में एक एसेट है गुडविल का, और पाकिस्तान लिमिटेड ने इसको खरीदते वक्त $1.3 मिलियन की गुडविल पे की थी। उसके अलावा सरगोधा के पास प्रॉपर्टीज है, प्लांट्स है, और मोटर व्हीकल्स भी हैं। उसके अलावा बाकी इसके पास है करंट एसेट्स, टोटल कितना बना? 90 बन रहा है, 80 बन रहा है ना, 20 80। वैसे सरगोधा लिमिटेड की जो गुडविल है या जितने भी एसेट्स हैं शुड हैव बीन टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इंडिविजुअली, लिहाजा प्रॉपर्टीज की इंपेयरमेंट अलग से टेस्ट होनी चाहिए थी, मोटर व्हीकल्स की अलग से टेस्ट होनी चाहिए थी, अगर इसके पास कोई इंटेंजिबल एसेट होता उसकी अलग से टेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब के बीच में एक था गुडविल। पहली बात तो गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल करनी है और उसका रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअली डिटरमिन करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं रिपीट करूं, IAS 36 ने ऐसा नहीं कहा कि दिस इज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन ये स्टेटस जिसके लिए मारा है मुझे पता है कि ये स्टेटस बेसिकली गुडविल को हिट कर रहा है। ये जो ताने दे रहा है ये गुडविल को ही दे रहा है, तो नाम ले लेता। इसने कहा कि इंडिविजुअल एसेट, भाई हर कोई अपना अपना करे, मुझे पता है कि किसको कर रहा है, लेकिन कहा कि अगर किसी एसेट का, उसको बोला आई बाय क्यों कर रहे हो, किसी एसेट का, सीधा बोलो कि गुडविल की इंपेयरमेंट क्योंकि इंडिविजुअली टेस्ट नहीं की जा सकती, लिहाजा जिस CGU का वो हिस्सा है, जिस सब्सिडरी का वो हिस्सा है, जिस डिवीजन का वो हिस्सा है, जिस ब्रांच का वो हिस्सा है, उस पूरे ब्रांच को एक सफ में खड़ा करके पूरे CGU की इंपेयरमेंट टेस्ट की जाएगी। अब अलग अलग नहीं होगी, अब पूरे CGU की इंपेयरमेंट टेस्ट होगी। किसकी वजह से? एक गुडविल की वजह से। सब जद में आ जाएंगे। अब हम रिकवरेबल अमाउंट अलग अलग नहीं डिटरमिन करेंगे, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करेंगे पूरे CGU का। पता ये चलता है कि इस पूरे CGU का रिकवरेबल अमाउंट 5.6 मिलियन है। आगे की कहानी देखते हैं। ये सिलसिला हम समझ चुके कि गुडविल की इंपेयरमेंट क्योंकि अलग से टेस्ट नहीं हो सकती, तो जिस सब्सिडरी का वो हिस्सा होगी, जिस CGU का वो हिस्सा होगी, उस पूरे CGU के एसेट्स को मिला के एक साथ रखा जाएगा और उस पूरे CGU की इंपेयरमेंट एक साथ टेस्ट की जाएगी। यू कैन सी, अगर रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू कम है
और रिकवरेबल अमाउंट अगर 90 लाख आ जाता है तो क्या करेंगे 10 लाख रुपए के फायदे का? कुछ भी नहीं। कौन सा फायदा? बिकॉज मैं तलाशी लेने आया था ये देखने की कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा तो नहीं है, और पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट उल्टा ज्यादा है। निकल बेटा, नो इंपेयरमेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो IAS 36 बैठ जाएगा और बोलेगा भाभी जी चाय बनाओ जब तक हम बात कर रहे हैं। अब ये नुकसान करवा के जाएगा। एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज एन इंपेयरमेंट लॉस। हमने कहा ठीक है। अब आप देख सकते हैं कैरिंग वैल्यू कितनी है? 80 लाख, और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 56 लाख। इंपेयरमेंट है कितनी है? $24 लाख। तो उसने कहा भाई चार्ज करो 24 लाख रुपए की इंपेयरमेंट। लेकिन बाद में जो मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग, इंटेंजिबल्स अलग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग, करंट एसेट्स अलग, गुडविल अलग ही दिखाऊंगा ना। ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा कि भाई अब जो बैलेंस शीट है वो 56 लाख रुपए के नेट एसेट्स है। तो लेगा क्या अलग अलग बताओ ना। तो मैं कहा अब ये कैसे पता चलेगा? नुकसान 24 लाख का तो है, लेकिन किस में से माइनस करूं 24 लाख? प्रॉपर्टी उड़ा दूं 40 लाख की, 24 माइनस करके बाकी 16 पे दिखा देते हैं। तो प्रॉपर्टी बोलेगी मैंने कुछ किया है क्या यार बॉस? मैंने क्या किया है, मुझे क्यों कर रहे हो? तो IAS 36 ने कहा कि भाई मैं आपको हायरार्की बताता हूं, सीक्वेंस बताता हूं। पहला, रिड्यूस गुडविल एलोकेटेड टू CGU। पहला गोली किसको पड़ेगी? गुडविल। तू तो निकल पहले। यानी पूरा का पूरा मलबा पहले किस पे पड़ेगा? गुडविल पे। गुडविल है कितनी? इंपेयरमेंट उससे ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इसको बोलेंगे जानी थैंक यू। और पूरा का पूरा नुकसान किसको चार्ज कर दिया? अगर के ये नुकसान 13 लाख से कम होता था, से दिस इज 8 मिलियन एंड दिस वुड हैव बीन 7.5 मिलियन, तो 5 लाख का नुकसान। यूं समझ दे कि ये जंग में पहला सिपाही आगे जा रहा है, गोली पड़ेगी पहले इसको। अब या तो जख्मी होकर वापस आ सकता है, सही है। अगर 5 लाख की गोलियां पड़ी और इसके पास 13 लाख रुपए थे तो वापस आएगा, अभी भी रहेगा, बैलेंस शीट में हमारे साथ चलेगा, लेकिन जख्मी होगा। 13 लाख में से 5 लाख लुट गए, बाकी 8 लाख रुपए पे लड़खड़ाता आता, बैठा होता हमारे साथ अभी भी बैलेंस शीट पे, लेकिन बाकी सबकी जान बचा ली इसने और किसी को आंच भी नहीं आने दी। और अगर गोली नहीं थी, धमाका था, तो पहले ब्लास्ट में भाई जाएंगे सीधा पार, धमाके में सीधा ऊपर, रूह नहीं जाएगी खाली, ऐसा धमाका होगा सीधी बॉडी भी ऊपर चली जाएगी। ये गया। तो अगर CGU का रिकवरेबल अमाउंट कम है, पहले कौन खाएगा? गुडविल। हमने इसने कहा कि रिड्यूस गुडविल एलोकेटेड टू CGU। भाई पहले इज्जत चलेगी। गुडविल क्या है? इज्जत ही तो है, नाम ही गुडविल, जीरो हो गई। हमने कहा ये तो मरा, लेकिन सामने दुश्मन अभी भी गोलियां चला रहा है। 24 लाख में से 13 लाख तो भाई ने उसके हथियार खत्म कर दिए, अभी पीछे उसके पास नुकसान कितना रहता है? 11 लाख रुपए का अभी भी है। तो बाकी सिपाही भी सही सलामत तो घर नहीं जाएंगे। हम देखते हैं स्कोप। करंट एसेट्स में क्या होता है? इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को IAS 36 इंपेयर करेगा? नहीं, वो कल हमने पढ़ा था स्कोप से बाहर है। तो हमने बच्चे जाओ। फिर हमने पूछा और कौन होता है? रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब फाइनेंशियल एसेट। क्या फाइनेंशियल एसेट्स की इंपेयरमेंट IAS 36 देखेगा?
बोला नहीं। क्या हो सकता है? कैश। कैश क्या है? फाइनेंशियल एसेट। बैंक बैलेंस क्या है? फाइनेंशियल एसेट। क्या फाइनेंशियल एसेट्स को IAS 36 इंपेयर कर सकता है? हमने कहा भाई एक मिनट रुको 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 यार, इनको हटाओ बच्चों को, हम इनको मारेंगे तो हमारी बेइज्जती है। तो ये इनको हमने सही सलामत घर भेज दिया और इनको इंपेयर कितने से किया? क्योंकि ये ऑलरेडी, देखो याद दिला दूं, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV। तो IAS 2 ने तो दी है ना मुझे ये चीज, तो IAS 2 पे इतना भरोसा करो कि उसने लोअर ऑफ पे करके ही भेजी होगी। अगर उसने ऑलरेडी उसको इंपेयर करके भेजा है, लोअर ऑफ NRV भी करके भेजा है, तो दोबारा और क्या जख्म दोगे? रिसीवेबल की इंपेयरमेंट पता है कैसे होती है? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स तो आप अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट वैसे ही चार्ज करके भेजते हो मेरे पास। हमने क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ये तो पहले ही जख्मी है। लिहाजा IAS 36 के स्कोप में ये बच्चे शामिल नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरी इस लिस्ट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू होता, याद करो स्कोप, उसको भी बोलता सर आप बाहर आ जाए, हम लड़ेंगे आपस में। जो मेरे स्कोप में नहीं वो CGU से पार, उसको मैं एक भी गोली नहीं मारूंगा, छरा भी नहीं मारूंगा, उसको बोलूंगा आप निकलो बाहर। जो मेरे स्कोप में नहीं उसको घाव नहीं आएगा। अब आगे बड़े बड़े भाई 24 में से पहले तो मैंने गुडविल को उड़ा दिया, पीछे रहेगा 11 लाख रुपए का नुकसान। मैंने कहा सरकार और क्या करूं? तो इसने कहा कि अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो सबसे पहले गुडविल को रिड्यूस कर दो। ये मैंने वाजे किया, जरूरी नहीं है कि गुडविल को पार कर दो। अगर रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू में फर्क 13 लाख से कम का है तो उस गुडविल को जख्मी करना है, कत्ल नहीं कर देना। लेकिन अगर नुकसान 13 लाख या उससे बड़ा है तो गुडविल की मौत वाकई हो जाएगी, इसको पार कर देंगे। जिस तरह हमने यहां पे इसको पार कर दिया। हमने कहा सरकार गुडविल को तो उड़ा दिया, लेकिन अभी भी दुश्मन की आंख ठंडी नहीं हुई, अभी भी खून का प्यासा हुआ है, अभी भी 11 लाख रुपए का खून उसको चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या करना? देन रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स। किस बेसिस पे? प्रो रेटा ऑन द बेसिस। अब ये बात समझना, क्या लफ्ज यूज किया? प्रो रेटा ऑन द बेसिस। ये बात को समझिएगा। अब इंपेयरमेंट जा किस किस को जा सकती है? प्रॉपर्टीज को इंपेयर कर सकते हैं, हाँ। प्लांट्स को इंपेयर कर सकते हैं, हाँ। मोटर व्हीकल्स को इंपेयर कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि तो IAS 16 के एसेट्स हैं। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होता तो भी स्कोप से बाहर नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट होती तो भी स्कोप से बाहर नहीं है। हम बोलते हैं हाँ भाई अखाड़े में कौन आ रहा है? तो बोला सर 3 है। प्रो रेटा ऑन द बेसिस मतलब इन तीनों का टोटल कितना है? तीनों को प्लस करें, $62 लाख। मैंने 11 लाख को डिवाइड कर दिया इन तीनों के बेसिस से, 62 लाख मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी की कितनी कैरिंग वैल्यू है? $709, चलो राउंड अप कर रहा हूं, 680, ₹3 का राउंड अप कर रहा हूं। प्रोरेटा का मकसद देखो क्या है। आपने इन तीनों को टोटल किया, अमाउंट बना 6,200,000, 62 लाख। 40 लाख डिवाइड बाय 62 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 62 लाख, 7 लाख डिवाइड बाय 62 लाख। इसको हम कहते हैं प्रोरेटा। तो 11 लाख को हमने 40 बाय 62 से मल्टीप्लाई किया। इन तीनों का टोटल कितना है? राइट। तो ये बना 55, 55 प्लस 7, 62। इसको मैं बेसिस में नहीं शामिल कर रहा क्योंकि ये मेरे अख्तियार में नहीं है, और इसको मैं नहीं शामिल कर सकता क्योंकि ये पहले ही मर चुका है।
मुनासिब? अब ये अमाउंट बना 7,09,677 का या 680 का। आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को इतनी इंपेयरमेंट देंगे। प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 40 लाख। उसमें से अगर 7,09,680 पार हो जाए तो बाकी प्रॉपर्टी कितनी बचेगी? अच्छा 3290, हाँ सर, हाँ 4 मिलियन है। 3290,320, राइट। ये अब जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी अगले साल की तो उसमें प्रॉपर्टीज कितने पे दिखेंगी? इस पे। ये 40 लाख पे कैसे पहुंची? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे इनकी कॉस्ट करोड़ रुपए थी और 60 लाख इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो यू विल शो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू माइनस इंपेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी इस पे दिखेगी और प्रॉपर्टी को ये नुकसान कैसे दिया गया, इसको हम कहते हैं प्रोरेटा ऑन द बेसिस। दूसरा, दुश्मन ठंडा हो गया? अभी भी नहीं। अब इसके दो फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाता हूं। पहला, इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू रखते हैं। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 11 लाख। अखाड़े में कितने? 62 लाख। अगला पहलवान कौन? प्लांट्स। प्लांट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी? 15 लाख। हम हर किसी का बेस चेंज करते जाएंगे। 200 एंड राइट, 2,66,130 की इंपेयरमेंट इसको पड़ेगी। 15 लाख में से जब 266 कट जाएंगे तो बाकी बचेंगे इंपेयरमेंट लॉस कितना बाकिया? 11 लाख। अखाड़े में कौन कौन? 62 लाख। अगला पहलवान कौन? मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स की कैरिंग वैल्यू कितनी? 1,24,000। सात लाख में से 1,24,000 अगर कट जाए इसको हम लफ्ज यूज करते हैं प्रोरेटा ऑन द बेसिस। वेरीफाई कर लें, इन सबको टोटल करें और इन सबको टोटल करें। क्लियर है? अच्छा, लास्ट बात मेरी समझ लें। डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस विद द नेम ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कितने से? 24 से। क्रेडिट करेंगे गुडविल 13 लाख से। क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्टी 7,09,000 से। क्रेडिट करेंगे प्लांट्स 2,66,000 से। क्रेडिट करेंगे मोटर व्हीकल्स 1,24,000 से। एक कंपाउंड एंट्री है। टोटल लॉस तो प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा 24 लाख का, लेकिन ये क्रेडिट किस किस में से किया जाएगा? पहले गुडविल में से और बाकी प्रोरेटा ऑन द बेसिस। यहां तक लिख लो तो मैं आगे की बात बताता हूं। हम चाहते तो इस फॉर्मूला को रिवाइज भी कर सकते थे। बेसिक मैथ्स है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मिसाल, आप प्रॉपर्टी को इंपेयरमेंट देते वक्त कैरिंग वैल्यू ऑफ 3 एसेट्स रखें जो अखाड़े में उतर रहे हैं और प्रॉपर्टी को हमने इंपेयरमेंट दे दी। लेट्स से आपने मुझे अमाउंट बताया, इट वाज 709,677, राइट। अच्छा, अब मैं सेम फॉर्मूला 11 लाख को कंटिन्यू कर रहा हूं, जबकि ऐसा पॉसिबल था कि टोटल इंपेयरमेंट कितनी है? 24 लाख। ये सबसे पहले मैंने किसको दी? गुडविल को। कितनी गुडविल को इंपेयरमेंट दी? 13 लाख। और बैलेंस कितना बच गया? 11 लाख का। उसके बाद मैंने पहला चार्ज किसको दिया है?
प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी को कितनी इंपेयरमेंट मिल गई? 7,09,680। अब हम ये कह सकते हैं कि बाकी इंपेयरमेंट कितनी रह गई? राइट, 3,19,320। ये है वो इंपेयरमेंट जो बाकी रह गई है। लेकिन ये वो पहलवान नहीं है जो बाकी अखाड़े में उतरेंगे। अब प्रॉपर्टी को हमने बोला सर आप भी हो जाए, क्योंकि आपका हो गया। बाकी कौन रह गया? प्लांट एंड मोटर व्हीकल्स। इन दोनों का टोटल कितना है? अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 22 लाख से, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लांट्स की वैल्यू से। कितना आया? 2 लाख। आ गया सेम। अब हमने कहा कि भाई ये भी हो गया। 24 में से 13 गुडविल को गए, 7,09,000 प्रॉपर्टीज को गए, 2,66,000 प्लांट्स को गया। बाकी कितना रह गया? बाकी इंपेयरमेंट लॉस रह गया है 1,2,4,190 डिवाइडेड बाय, बाकी कितने रह गए? अकेला मोटर व्हीकल्स कितना है? 7 लाख, मल्टीप्लाई भी 7 लाख, तो कितना इंपेयरमेंट लॉस जाएगा? 1,2,4,190। और ये किसको गई? व्हीकल्स को। तो नॉट अ बिग डील। फॉर्मूला है, आप एक ही फॉर्मूला को चलाते रहे, या जिसका होता जाए उसकी इंपेयरमेंट भी हटा दी जाए, उसको बेस से भी निकाल दिया जाए। आसान। अब आगे की बात पढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? जब भी CGU की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हुई और रिकवरेबल अमाउंट कम हुआ, तो हमने कहा कि भाई इंपेयरमेंट तो हुई है। सबसे पहला जवान आगे आएगा गुडविल। अगर गुडविल इतना ताकतवर है कि जख्मी हुआ और बाकी खत्म कर दिया, उसने इंपेयरमेंट लॉस को गायब कर दिया, सिर्फ खुद 4-5 लाख रुपए से इंपेयर हुआ, तो गुडविल ही रहेगा, बाकी किसी को कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर गुडविल हो गया शहीद, अब नुकसान जाएगा बाकी एसेट्स पे। मिसाल के तौर पे हमने इस केस में प्रॉपर्टीज को कहा कि भाई सॉरी टू से, लेकिन आपके ऊपर भी जख्म आएंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब सब साथ में है तो मिलके चलेंगे। इसको नुकसान मिला 7,09,680 का। नतीजा ये निकला कि इसकी जो रिमेनिंग रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू बनी वो 32,90,320 बनी। यानी अब के बाद जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाएंगे पोस्ट इंपेयरमेंट या एट द ईयर एंड, लेट्स से हमारी ये जो इंपेयरमेंट टेस्ट हो रही है ये 30 जून 2022 पे हो रही है, तो 30 जून 2022 की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाएंगे उसमें गुडविल कितनी दिखाएंगे? 0, क्योंकि जो थी तो चली गई। और प्रॉपर्टीज को कितने पे दिखाएंगे? 32,90,320, और बाकी बैलेंस शीट इस हिसाब से बनेगी। IAS 36 ने एक और रूल दिया है, हमने यहां तक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द हाईएस्ट ऑफ। इसने 3 चीजें बताई, बोला इनमें से जो भी हायर हो ना, अब 3 चीजें तो हायर नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट बोलेंगे, इतनी इंग्लिश हमें आती है। इन तीनों का जो हाईएस्ट होगा, किसी भी एसेट की कैरिंग वैल्यू इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। मिसाल, हमें पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू 36 लाख है। जो प्रॉपर्टीज है इनकी वैल्यू 36 लाख है। बाकी माजरत कर लेते हैं कि वैल्यू इन यूज नहीं पता, पॉसिबल।
तो हमने कहा कि ठीक हो गया, हमें वैल्यू इन यूज नहीं पता, लेकिन वैल्यू इन यूज इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर कम हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा भाई तो फिर ये है ना। और अगर आप प्रॉपर्टी को दिखाते हैं 32,90,000 पे, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि इसका रिकवरेबल अमाउंट 36 लाख से नीचे तो जा ही नहीं सकता। कैसा है ना अकल की बात? वैल्यू इन यूज नहीं पता, लेकिन जितनी भी हो 25 लाख हो तो भी क्या बिगड़ जाएगा? अकेला अमाउंट जो फेयर वैल्यू है लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो ही 36 लाख है। तो आप एसेट को रिकवरेबल अमाउंट से नीचे कैसे दिखा रहे हो? बात मान ली कि कैरिंग वैल्यू इफ इज एक्सीडिंग द रिकवरेबल अमाउंट, तो एसेट को गिराना चाहिए, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से भी नीचे। देयर इज अ लिमिट नाउ। प्रॉपर्टी 4 लाख से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस नहीं भर सकती। मैं ये नहीं बोला 4 लाख का इंपेयरमेंट लॉस भरेगी, मैंने कहा नहीं कहा, मैंने कहा प्रॉपर्टी 4 लाख से ज्यादा की इंपेयरमेंट नहीं भर सकती। मिसाल, अगर मैं प्रोरेटा ऑन द बेसिस कर रहा हूं और प्रॉपर्टी के हिस्से में इंपेयरमेंट जा ही 2.5 लाख रही है, तो 40 लाख से 2.5 लाख माइनस करेंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगी 37.5 लाख पे, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? तो मैं कितनी इंपेयरमेंट दूंगा? 2.5। 4 लाख लिमिट है, 4 लाख इंपेयरमेंट नहीं है। मुगालते हुए ना आ जाना, बात को समझो। तो अगर प्रोरेटा ऑन द बेसिस की शराफत से हम गुजरे और इसने इसको इंपेयरमेंट लॉस दी ही 2.5 लाख, तो 40 लाख से 2.5 लाख माइनस करने के बाद प्रॉपर्टी आ रही है 3750 से। इसने कहा कि जानी थोड़ा ख्याल करना कि इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा किससे नीचे? उसने कहा इन तीनों में से। तो मैंने कहा फेयर वैल्यू पता है, वैल्यू इन यूज नहीं पता। एक मिसाल है, फेयर वैल्यू कितनी है? 36, और इसने ये नहीं कहा कि 36 पे आनी चाहिए, इसने कहा 36 से नीचे नहीं जानी चाहिए, कम नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा बड़ी डोंट यू वरी, नहीं जा रही, 37.5 पे आ रही है। तो आप फॉर्मूला को कंटिन्यू करोगे। पहला, कोई भी एसेट अपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम बोलते हैं अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता होता तो फिर सीजीयू क्यों बनाते हैं? उसने ये कहा इफ मेजरेबल, बात तो पूरी सुनो, इफ मेजरेबल, अगर मेजर कर सकते हो तो इससे नीचे नहीं भेजना। मैंने कहा नहीं, इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता। तो इसने कहा वैल्यू इन यूज, मैंने कहा कैश फ्लोज पता है। तो अगर इसके फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे करता हूं, तो इसकी वैल्यू इन यूज बन रही है लेट्स से फॉर इंस्टेंस 34 लाख। तो इसने कहा कि 34 लाख से नीचे नहीं भेजना। अगर आपको दोनों पता होते, फेयर वैल्यू भी पता होती और वैल्यू इन यूज भी पता होती, तो मैं कितना लेता? 36, दोनों का हायर ऑफ, जो कि 36 था। इसने कहा कि बस इससे नीचे नहीं भेजना। अगर प्रोरेटा ऑन द बेसिस इससे नीचे नहीं भेज रहा, तो इसको सिर्फ एक जवाब देंगे कि फिक्र नहीं करो, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन अगर कैरिंग वैल्यू इससे नीचे जा रही है तो ये एक्शन में आएगा, ये उसको रोकेगा। मिसाल, अब के केस में इंपेयरमेंट की लिमिट कितनी है? इस केस में इंपेयरमेंट की लिमिट कितनी है? प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू कितनी? 40 लाख। और किससे नीचे नहीं जा सकता? 34 से। यानी कितना बुरे से बुरा कितना इंपेयर हो सकता है? 6। अगर आपके प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से इंपेयरमेंट लॉस 6 लाख से कम है तो वही सही है। लेकिन अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस 6 लाख से बड़ा है तो आप 6 लाख पे पकड़ लेंगे, बस बस बस, ज्यादा नहीं। देयर इज अ लिमिट। अगर मैं दोनों ही डिटरमिन नहीं कर सकता, तो तीसरा इसने ना अपनी तरफ से एक अमाउंट बता दिया है, उसको इफ डिटर्मिनेबल बोलने की जरूरत नहीं है, 0। ठीक है, ये क्या बात हुई? इंपेयरमेंट की वजह से बुरे से बुरा एसेट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। इंपेयरमेंट की वजह से कोई भी एसेट बुरे से बुरा 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। तो 0 तो पता है, उसके आगे इफ मेजरेबल लिखने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता है तो उससे नीचे नहीं भेजना, अगर आपको वैल्यू इन यूज भी पता है तो दोनों के हायर ऑफ से ऊपर नहीं भेजना, अगर दोनों नहीं पता तो कम से कम 0 से नीचे नहीं भेजना। यानी इंपेयरमेंट की वजह से कोई भी एसेट नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो ना नॉन नेगेटिविटी फंक्शन, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम ये क्या फजूल की बात है, या x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब 0 से नीचे नहीं जाना, जो ग्राफ से नीचे आएगा क्या, तो अंडरस्टूड है। लेकिन हम फिर भी आधा मार्क लेते हैं इस बात का नॉन नेगेटिविटी फंक्शन का। लिखना जरूरी होता है कि नॉन नेगेटिविटी है, नीचे नहीं आता, ये भी नॉन नेगेटिविटी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि पता चला कि हमारी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 35 है और वैल्यू इन यूज 3340 है और 0 तो 0 है। लिमिट कितनी है? 5 लाख। तीनों में से जो हाईएस्ट है। अब ये देखना कहानी कैसे घूमती है। भाई गुडविल पे तो मैंने सवाल ही नहीं किया ना। जब भी सीजीयू का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से ज्यादा होगा, गुडविल का तो दम घुट देंगे, उसी टाइम उसको मार देंगे। 13 लाख तो गए, उसका तो हिसाब ही नहीं पूछो, वो गया। अब आगे आता है 11 लाख का क्या करें। तो पहला हमने कहा कि 11 लाख रुपए प्रोरेटा ऑन द बेसिस करने हैं। क्या करूं, प्रॉपर्टी को 5 लाख से इंपेयर कर दूं? नहीं, पहले चेक करो कि प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान जा कितना रहा है। अगर 5 लाख से कम इंपेयरमेंट लॉस जा रहा है तो कौन सा यूज करेंगे? वही। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस जा रहा है तो हम बोलेंगे इतनी मजाक ना करो, लिमिट होती है। तो इसकी लिमिट है 5 लाख। अच्छा, अब हालांकि चाहते तो पहले हम मोटर व्हीकल्स की भी इंपेयरमेंट कर सकते थे, चाहते तो पहले प्लांट्स की भी कर सकते थे, लेकिन इतनी अकल आपने एग्जाम में जरूर लगानी है कि पहले हमेशा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के बाद उसको देना जिसका इन दोनों में से कोई फिगर बताई गई हो। मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी के ऊपर ना होता, ये मुझे पहले बताता मोटर व्हीकल्स की फेयर वैल्यू 6 लाख है, तो मैं पहले प्रॉपर्टी की इंपेयरमेंट ना करता, प्लांट की ना करता, पहले टेस्ट किसकी करता? व्हीकल्स की। क्यों? क्योंकि अगर व्हीकल्स अपने हिस्से में आने वाला इंपेयरमेंट लॉस लेने से मना कर देता है तो ये फॉर्मूला बराबर नहीं बैठेगा। खुद सोचो भाई, प्रॉपर्टी को इतना दूं, प्लांट को इतना दूं, लेकिन ये मुझसे लाख रुपए से ज्यादा इंपेयरमेंट ना ले, तो तीनों का सबका टोटल 24 लाख तो नहीं बन सकेगा ना। वापस सोचो, मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी को इतना नुकसान देना है, प्लांट को इतना देना है, मोटर व्हीकल्स को इतना देना है। पता ये चलता है कि प्रॉपर्टी को इतना दिया, प्लांट को इतना दिया, मोटर व्हीकल को जब मैं 1,24,190 देने लगा तो पता चला कि उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 6 लाख है कितना? 7 लाख, और लिमिट कितनी है? 6 लाख। यानी लाख रुपए से ज्यादा उसने इंपेयरमेंट लॉस लेने से मना कर दिया। तो मैंने कहता है भाई 24,190 कौन भरेगा, तो तुमने छोड़ दिया। तो IAS 36 क्या कहता है? इफ द प्रीसीडिंग रूल इज अप्लाइड, यानी लिमिट अप्लाई होती है, फर्दर एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस मेड प्रो रेटा टू अदर एसेट्स, यानी अब जो प्रॉपर्टीज के ऊपर नुकसान आएगा ना वो बढ़ जाएगा। यानी 24,190 भी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हो जाएंगे और प्लांट्स के ऊपर चार्ज हो जाएंगे। आप तो गलती कर बैठे, आप तो प्रॉपर्टी को पहले फारिग कर चुके हैं, क्या दोबारा कैलकुलेशन करेंगे? करनी पड़ेगी। तो अकलमंदी किस में है? पहले उसको फारिग करो जिस पे लिमिट है, ताकि अगर उसने पूरा लॉस लेने से छोड़ दिया, मना कर दिया, तो बाकी फॉर्मूला में, एक ही फॉर्मूला में हमारी जान छूट जाएगी। याद करो, बचपन में नहीं एलोकेशन, रीअपोर्शनमेंट वगैरह करते थे, तो एक होता था सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेता था, जिसको हम रेसिप्रोकल करते थे या साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते थे। एक होता था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेता था, लेकिन बदले में दूसरा नहीं लेता था।
तो अगर आप पहले अकलमंदी यूज करें कि एक सर्विस डिपार्टमेंट को फारिग करके फिर एक ही बार करें तो 2 स्टेप्स में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पहला स्टेप गलत ले लिया तो फजूल में एक स्टेप ऐड हो जाता था। तो अकलमंदी मसला नहीं हो जाता था, मसला हल गलत नहीं होता था इससे। लेकिन अगर SD1 SD2 की सर्विसेज यूज कर रहा है तो पहले SD2 को एलोकेट कर लो, SD1 के पास आ जाएगा। अब SD1 का अपना खर्चा और SD2 का गिवन खर्चा चार्ज करेंगे, SD2 के पास वापस नहीं जाएगा, अब सिर्फ PDs के ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर आ जाएगा। सेम सेंस हमें यहां पे यूज करना है। पहले उस एसेट्स को क्लियर करना जिनमें लिमिट है, मुनासिब, जिनमें लिमिट है। से फॉर इंस्टेंस इसमें मैंने प्रॉपर्टीज पे लिमिट दे दी, टोटल नुकसान 24 लाख, गुडविल को कितना गया 13 लाख। प्रॉपर्टी के लिए हम देखेंगे कि बाकी नुकसान है 11 लाख का, डिवाइडेड बाय इन तीनों का बेसिस बना था कितना 62 लाख, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी को जाना है 40 लाख का प्रोरेटा। इसके हिस्से में इंपेयरमेंट कितनी आ रही है, कितनी थी 7,09,680, ये आ रहा है इसको शेयर, जबकि देयर इज ए लिमिट। लिमिट कितनी है दोनों में से, जो भी हायर, तीनों में से इनफेक्ट जो हाईएस्ट है तो 35 लाख है। 40 लाख वाला एसेट बुरे से बुरा भी अगर आएगा तो 35 आएगा, 35 से नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्या आप उसको 5 लाख से ज्यादा जख्मी कर रहे हैं? बोलेंगे हाँ, बोला नहीं करने दो। लिमिट कितनी है 5 लाख, तो प्रॉपर्टी को कितने से इंपेयर किया जाएगा 5 लाख से, और प्रॉपर्टी आ जाएगी अपने रिकवरेबल अमाउंट पे। अब जो पहले प्लांट्स एंड मोटर व्हीकल्स को इंपेयरमेंट जा रही थी ना, अब वो बढ़ जाएगी, बिकॉज इसने करीबन 2,09,680 रुपए की इंपेयरमेंट उठाने से मना कर दिया। मलबा किन के ऊपर गिरेगा, अदर एसेट्स के ऊपर। आप चाहते और पहले अगर आप मोटर व्हीकल्स को इंपेयर करके बैठ जाते, वो तो वही वाली इंपेयरमेंट लेता जो आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, फिर बाद में दोबारा उसको इंपेयरमेंट देनी पड़ती, वो जो प्रॉपर्टीज ने छोड़ दी। तो बात समझ में आई? पहले किसको इंपेयर करेंगे जिसकी लिमिट है। अगर एक से ज्यादा एसेट्स की लिमिट है तो पहले उन तमाम को एक एक करके फारिग करते जाएंगे। अब यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला सिखाया था अब वो काम करेगा। अब 11 लाख में से 5 लाख और चले गए, बाकी मेरे पास रहेगी इंपेयरमेंट ऑफ 6 लाख। अब अखाड़े में पहलवान कितने 22 लाख, प्लांट को कितना जाएगा 15 लाख, $4,09,980 यानी 100 कर ले भले, ठीक है। आप देखिए पहले उनके पास कितनी इंपेयरमेंट जा रही थी लास्ट टाइम, बढ़ गई 1.5 या करीब 1.7 टाइम्स हो गई है। क्या इसके ऊपर कोई लिमिट है? नहीं, और इतनी लिमिट्स देगा भी नहीं। F7 में पहली बात तो लिमिट दे दे, बड़ी बात है, अगर देगा भी तो किसी एक के ऊपर देगा, बिकॉज इसके लॉन्ग क्वेश्चन CRQ तो नहीं आएगा आपसे। MCQs में एक पूछ के सिर्फ एक ही एसेट के ऊपर पूछ लेगा, किसी भी एक एसेट के ऊपर। तो मिसाल उसने सिर्फ ये पूछ लिया कि प्लांट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, तो आपने इंपेयरमेंट में से 13 लाख गुडविल के निकाल दिए, प्रॉपर्टी के 5 लाख, लेकिन पहले आंखें बंद करके 5 लाख नहीं देने, पहले प्रॉपर्टी को चेक करना है कि 5 लाख से ज्यादा इंपेयरमेंट ले रहा है नहीं ले रहा। अगर कम ले रहा है तो वो वाला फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब के बाद इनको आ गया लॉस ऑफ 4,09,100, 15 लाख में से ये कट गए, बाकी कितने रह गए
सही है, 10,90,900। अब इस फॉर्मूला को आप कंटिन्यू करना चाहें या फॉर्मूला को चेंज करना चाहें, आपकी मर्जी है। मिसाल आपने इसको दे दिया 4,09,100 का अमाउंट ना, अब कितना रह गया, 24 में से 13 यहां गए, 5 यहां गए, 1,90,900 की इंपेयरमेंट रहेगी। और अब अखाड़े में पहलवान एक, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, जब आखिरी बच गया तो सारा लॉस वही भरेगा। लेकिन अगर आप ऐसा देखें, होगा नहीं, अगर आप ऐसा देखें कि इसके जिम्मे में आ रहे हो 8 लाख डिवाइड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, तो मोटर व्हीकल्स है ही 7 लाख की और इंपेयरमेंट लॉस कितना जा रहा है, 8 लाख। तो ये 0 से नीचे नहीं जा सकता। आप उस पर लिमिट लगा देते, कि 0 से नीचे नहीं जा सकता। मुनासिब है? खैर, अब इसको नुकसान आपने कितना दिया, 1,90,900। कितना बनाइए,